दर्शकों एवं श्रोताओं नमस्कार। दर्शकों, आज हम आपको लेके चलते हैं आसाम। आसाम में एक जगह है जिसका नाम है काजीरंगा। यूँ तो काजीरंगा फेमस है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। वहाँ पर एक सींग वाला गैंडा जो है, जो कि लगभग लुप्त प्रजाति होता जा रहा है, उसके संरक्षण के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। पूरे राजस्थान या यूँ कहें हम पूरे देश के अंदर लगभग 104 राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा है। आज हम आपको ले जा रहे हैं काजीरंगा, पर आपको राष्ट्रीय उद्यान दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वहाँ पर चाय की जो टी बोर्ड है इंडिया का, उसकी 247वीं बोर्ड मीटिंग वहाँ पे संपन्न हुई है। और वहाँ पर हम आपको मिलाएंगे टी बोर्ड इंडिया के सदस्य नानक दास जी महाराज से, और जानेंगे टी बोर्ड क्या है, टी बोर्ड के क्या फायदे हैं, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी और उनसे प्राप्त करेंगे। और एक इंटरव्यू के दौरान हमारी मुलाकात उनसे होने जा रही है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, जानकारी दे दूं कि चाय की जो खेती है हमारे देश में, विश्व के परिदृश्य में या विश्व के पटल पर अगर हम देखते हैं तो हम चाय उत्पादन में दूसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे चीन आता है और दूसरे नंबर पर हमारा भारत। भारत में अगर आपको बड़े बड़े चाय बागान देखने हैं तो उसके लिए आपको आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। बड़े बागान यहाँ पे हैं। और साथ ही अगर आप देखेंगे कि छोटे जो लेवल पे भी जो खेती हो रही है, चाय की बागानों की खेती हो रही है, जिनको कि हम कह सकते हैं लघु चाय उत्पादक जो लोग हैं, वो आपको मिलेंगे केरला, कर्नाटका, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये कुछ इलाके हैं, यहाँ पर आपको चाय बागान देखने को मिल सकते हैं छोटे रूप में। अगर हम बात करें छोटे जो लघु चाय उत्पादक जो कृषक हैं उनकी, तो लगभग आप देखेंगे 2 लाख से ज़्यादा ऐसे कृषक हैं जो कि चाय की खेती कर रहे हैं। टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इन कृषकों को प्रोत्साहित करता है कि आप अपना उत्पादन बढ़ाएं, अच्छी क्वालिटी की चाय पैदा करें, लीफ जो पत्ते होते हैं या डस्ट होती है ये अच्छी क्वालिटी की हो, एक्सपोर्ट बढ़े, निर्यात बढ़े। और इनकी समस्याओं को सुनता है, बहुत सारे सीएसआर एक्टिविटीज़ भी चलाता है। सारी बात हम करेंगे इंटरव्यू के दौरान नानक दास जी महाराज से, जो कि मेंबर हैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया के। साथ ही मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको अगर हम देश में देखें तो लगभग 8 ऑक्शन सेंटर हैं जहाँ पे चाय का ऑक्शन किया जा सकता है। जैसे कि आप कलकत्ता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कुन्नूर, कोचीन, कोयम्बतूर, ये कुछ है ऑक्शन सेंटर जहाँ से आप चाय का ऑक्शन कर सकते हैं। अगर हम देखें पैन इंडिया के अंदर, तो उसके अंदर ये देखा गया है कि इनको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म दिलाया गया है। और ये काम किया है टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने, ताकि आप अपना उत्पाद को आसानी से बेच सकें और अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकें, और उनकी समस्याओं को, ये ग्रोवर्स की समस्याओं को लोगों तक, सरकार तक पहुंचाना और उनका निराकरण करना, ये सारे काम हैं इनके। और गहराई से हम जानकारी लेते हैं महाराज नानक दास जी से, जो कि टी बोर्ड के मेंबर हैं। करते हैं बात देते हैं। और सबसे पहले संत नानक दास जी महाराज का हम करते हैं स्वागत। नमस्कार सर। जी नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम सर। नानक दास जी महाराज, हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आप क्या कार्य कर रहे हैं, कहाँ पे आप बड़े हुए, और किस, कुल मिला के हम ये जानना चाहते हैं टी बोर्ड का सदस्य बनने तक का आपका सफर कैसे रहा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूछना। इसीलिए मैं सभी दर्शकों को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई और नमस्कार के साथ प्रणाम करता हूं। मैं संत श्री नानक दास जी महाराज, राजस्थान, जिला नागौर, बड़ी खाटू का रहने वाला हूं। मेरे पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज, जो बहुत ही अच्छे एक अधिकारी के रूप में सरकारी सेवा देते हुए उन्होंने देश के साथ अच्छा समाज सेवा करते हुए आगे बढ़े। और मैं आगे पढ़ता हुआ शुरू से ही मैं, हमारी जो विद्यालय था
स्कूल में, तो मैं शुरू से ही बहुत अच्छा और नेक ईमानदारी से कार्य करने वाला एक विद्यार्थी रहा। अच्छा सर। और अच्छे अच्छे गुरुजन लोग मुझे मिलते रहे आगे से आगे। और मैं मेरी पढ़ाई करते हुए मैंने ग्रेजुएशन किया, आईटीआई किया, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, हिंदी स्टेनोग्राफर से आईटीआई बना, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का मैं संवाददाता रहा 1 साल दिल्ली का, पीटीआई का। अच्छा। और उसके बाद में मैं संन्यास दीक्षा हो गई मेरी, और सन 2000 में मेरा संन्यास दीक्षा हुआ। अच्छा। और उसके बाद में मैं देश राष्ट्रभक्ति में लग गया और समाज कल्याण, समाज सेवा के लिए कार्य कर रहा हूँ। पर्यावरण क्षेत्र को अच्छा से बढ़ावा देने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा हरियाली हो और पानी को रोक करके और उन पौधों को पिला करके और पौधे बड़े किए जाए। तो इसे करते हुए मैं काफी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। तो सरकार ने, शासन में मैं कहीं गया, देखा तो बोले कि नानक दास जी पढ़े लिखे, समझदार, और मैं नशा मुक्त व्यक्ति हूँ, कभी मैंने किसी प्रकार का नशा नहीं किया। हाँ जी। तो सरकार ने, और हमारे जिला कलेक्टर आए थे डॉक्टर समित शर्मा जी, तो उन्होंने मेरे को विशेष कुछ बातें बताई। उसके वजह से मैं और ज्यादा देशभक्ति में जुटा और काम करने लगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो मैंने संत कबीर सरोवर, एक तालाब का निर्माण कार्य शुरू किया हमारे बड़ी खाटू पहाड़ी पर। ये कहाँ पे है सर? नागौर में? नागौर ये राजस्थान? जिला नागौर जिले का जायल तहसील है, और वह बड़ी खाटू ग्राम पंचायत है, राजस्थान में? राजस्थान में है बड़ी खाटू। हाँ जी। पहाड़ी इलाका है। बड़ी खाटू का पत्थर देश विदेश में जाता है, बहुत फेमस है बड़ी खाटू। हाँ जी। हाँ जी। और उसके ऊपर मैंने एक तालाब का निर्माण कराया, उसका नाम रखा है सरकारी कागजों में संत कबीर सरोवर। हाँ जी। और उसका काफी निर्माण कार्य हुआ है और अभी काम चल ही रहा है। और अच्छा काम करते हुए हमने आगे बढ़ाया हमारे कार्य को। तो हमारे नागौर के पूर्व सांसद भी रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, सीआर चौधरी साहब। हाँ जी। तो उन्होंने, उनके जब कार्यक्रम आश्रम में हुए, आते जाते कार्यक्रम रहे, तो मेरा कार्य क्षेत्र देखा और देखा कि इसमें साधु में बहुत अच्छी योग्यता है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनको हम कहीं न कहीं आगे लाते हैं। हाँ तो जी। मेरे को 9 मार्च 2019 को टी बोर्ड में एक सदस्य के रूप में मेरे को नियुक्ति दिलाई। ये सर, मैं कहूँगा संत नानक दास जी महाराज, आपको जो नियुक्ति प्राप्त हुई टी बोर्ड ऑफ इंडिया में मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में, ये हमारे राजस्थान के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ पे चाय के बागान नहीं है, चाय की खेती नहीं होती। हम खाली इसका सेवन करते हैं और हमारे दिन की शुरुआत इसी चाय से ही होती है। बिल्कुल। तो इसी विषय को ध्यान रखते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी साहब ने एक मुद्दा उठाया और बोले कि राजस्थान में चाय पैदा नहीं होती है, लेकिन सबसे ज्यादा चाय राजस्थान में पी जाती है। राजस्थान की मान मनवार चाय से होती है। हाँ जी। और ये देखा गया है सर, कभी कभी क्या है, अगर कोई मेहमान आया और आपने सब खाना खिलाया, सब कुछ किया, नाश्ता करवाया और चाय नहीं पिलाई, तो बोलता है चाय नहीं पिलाई साहब हमको, तो चाय। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। चाय नहीं पिलाई तो सारे कराए पर पानी फिर जाता है। तो ये चाय हमारे राजस्थान में तो महत्वपूर्ण चीज है। ये अमृत घूंटी है राजस्थान में। हाँ जी। हाँ जी। जी सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में आपको नेपाल के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा 2021 के सम्मान से आपको सम्मानित किया गया। पर्यावरण से आपका अच्छा खासा जुड़ाव है। बिल्कुल, शुरू से ही मैं पर्यावरण प्रेमी रहा हूँ। और हम तो ढाणियों में रहने वाले गरीब परिवार से हैं और खेतों में एक एक खेजड़ी को हमने पाला है, पानी सींच सींच के, और भी कई तरह के पौधे पाले हैं। और स्कूल में हम जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि भाई एक एक पौधे को एक एक व्यक्ति गोद ले बच्चे, और इनको पानी पिलाओ, बड़ा करो। तो शुरू से ही आदत बनी हुई थी पर्यावरण के प्रति। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये आप ये संदेश को आप लोगों में भी फैला रहे हैं, बच्चों को भी आप इसका बारे में जागरूक कर रहे हैं पर्यावरण के प्रति, ये तारीफ के काबिल है। और सर, मैं ये आज हम बात करेंगे विशेष तौर से चाय के बारे में, और साथ ही आपका जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके बारे में। हम लोग जब देखते हैं सर कि चाय, तो सबसे पहले बात आ जाती है कि आसाम, दार्जिलिंग, और ये जहन में ये चीजें आ जाती हैं। तो सर, ये जो चाय की खेती है हमारे देश के अंदर, ये कब शुरू हुई और किसने शुरू करवाई? सर, चाय का एक बहुत बड़ा विषय है। ये चाय आदिकाल से चली आ रही एक परंपरा है। और सबसे पहले चाय का ऐसा बताते हैं कि लगभग ईसा के लगभग 2737 साल पहले, यानी
एक चीन का सम्राट था सेन नुंग। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहीं बैठे थे और अपनी मीटिंग कर रहे थे, वार्तालाप चल रही थी, तो और हवा चल रही थी, तो गर्म पानी पीने के लिए रखा था और हवा में उड़ती हुई पत्ती आकर के उस प्याले में गिर गई। अच्छा, अच्छा। प्याले में गिरी हो तो पानी का कलर चेंज हो गया और और थोड़ी खुशबू भी। उस जी और खुशबू भी आई उसमें। तो सम्राट ने देखा ये क्या चमत्कार हुआ। जब उसने प्याली उठाई और प्याली को पिया तो बड़ा आनंद आया और उसको एकदम उत्साह और करंट सा लगा। हाँ, हाँ, हाँ। थकान दूर हो गई, जोश आ गया एकदम। तो बोला ये तो कोई विशेष जड़ी बूटी है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी समय से इसकी शुरुआत होती है। उसने तुरंत वो ढूंढा ये पत्ती किसकी है, पता लगाओ, तो पता लगाया और धीरे धीरे करते करते सन 350 में चाय पीने की परंपरा शुरुआत होती है, ऐसा उल्लेख आता है। अच्छा, लेकिन सर अपने अगर हम लोग हमारे देश की बात करें, भारत की बात करें, तो ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जब 1834 के अंदर जी एक समिति का गठन किया और उसके पश्चात 1835 में आसाम के अंदर ये चाय के बागान लगाए गए। हाँ, ऐसा हुआ है। ब्रिटिश काल में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने 1835 में इस चाय की पत्ती की खोज तो पहले हो चुकी थी और इन्होंने ये आसाम के अंदर बगीचा लगा करके और शुरुआत की और ये धीरे धीरे हमारे कई राज्यों में इसकी खेती होने लग गई। ये पूरे देश में चाय की खेती होने लगी। ये नहीं, 1610 में डच व्यापारी चीन से चाय यूरोप ले गया था। हाँ जी। और यूरोप ले जाने के बाद में धीरे धीरे पूरी दुनिया में, नहीं समूची दुनिया में चाय की चुस्की लोग लेने लगे। हाँ जी। और जब हमारे विदेशी लोग यहाँ आकर के भारत में जब उन्होंने पांव रोपा तो आसाम की भूमि सबसे अच्छी लगी और वहाँ जलवायु अच्छा था, क्योंकि आर्द्र जलवायु में चाय पनपती है। 10 से 35 डिग्री तापमान में चाय का पौधा पनपता है। चाय पर छाया भी चाहिए, धूप भी चाहिए, दोनों मिली जुली चाहिए। बराबर। तो उस समय चाय का बाग लगाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा चाय के बागान आसाम के अंदर ही है। हाँ जी। और साथ में जब हम चाय की बात करते हैं तो आमतौर पे कई बार दार्जिलिंग का भी जिक्र आता है। दार्जिलिंग का तो चाय सबसे टॉप क्वालिटी की चाय है और धीरे धीरे खोज होती गई और विज्ञान का आविष्कार होता गया तो खोज होती गई, तो दार्जिलिंग की चाय भारत की सबसे उत्तम चाय मानी जाती है और पूरे विश्व में भारत की जो दार्जिलिंग चाय है वो एक बहुत बड़ा स्थान रखती है, दार्जिलिंग चाय। और ये काफी निर्यात भी करता है देश हमारा। बहुत निर्यात होती है। भारत में दार्जिलिंग चाय तो कम पीते हैं, यहाँ तो डस्ट वाली चाय पीते हैं, जबकि विदेशों में ये चाय जाती है तो ये बहुत महंगी है और बहुत कीमती चाय है। इसको पीने से बहुत सारे कुछ फायदे हैं जो यहाँ के लोगों को मालूम है नहीं है, पता नहीं है, वो पियेंगे तब पता चलेगा। हाँ सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे चाय बागान है और इसके बागानों को बढ़ाया गया, इसके चाय का व्यवसाय बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, गुणवत्ता बढ़ी, तो एक बोर्ड का गठन हुआ, टी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब हुआ सर? ये टी बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन 1 अप्रैल 1954 को हुआ इसका भारत में। अच्छा। और चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के प्रावधान के अनुसार ये चाय बोर्ड का गठन किया गया। अच्छा। और इसका इसका 3 साल का कार्यकाल होता है और 3 साल के कार्यकाल के लिए कमेटी नियुक्त करते हैं और 31 सदस्य पूरे देश में से चुनते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि साहब ये जो टी बोर्ड है जी, ये किस प्रकार की गतिविधियां करता है? ये सबसे मुख्य कार्य है चाय के उत्पादक और चाय जो उत्पादन को बढ़ाना, मतलब बढ़ावा देना, चाय उत्पादक को बढ़ावा देना, चाय उत्पादन को बढ़ाना और साथ में उसकी गुणवत्ता के ऊपर भी उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। लघु चाय कृषक है, सहकारिता प्रयास में उनका समर्थन कराना, चाय अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्थन में कुछ आगे प्लान बनाना और चाय आंकड़ों का समग्र उनका समूचा रिकॉर्ड रखना और निर्यात घरेलू खपत में वृद्धि हेतु समर्थन अभियान के तहत एक उनका रिकॉर्ड होता है। और चाय बोर्ड एक और काम करता है, जो चाय बाग में जो काम करने वाले मजदूर वर्ग होते हैं, जो उनके स्वास्थ्य संबंधी, उनके प्रशिक्षण, उनके शिक्षा के लिए, उनके कई सारी चीजों के लिए जो है वो रोपण कर्मियों के लिए विशेष तौर से उनके लिए कोई कल्याणकारी योजनाएं जो बनाता है वो टी बोर्ड बनाता है। बहुत अच्छी बात। और सर कई बार ये आपका जो CSR एक्टिविटी बोलते हैं, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जी हाँ बिल्कुल टी बोर्ड करता है। टी बोर्ड
कॉलेज जहाँ टी बोर्ड के बागान है, और वहाँ कोई स्कूल है, और स्कूल में कोई कार्यक्रम करने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए वो 10 लाख रुपए देता है इस कॉलेज में। तरीके की गतिविधियां भी करते हैं। जी, और इधर भी करते हैं, भारत में कहीं पर भी कोई भी महापुरुषों की जयंतियां होती है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर जयंती है, कबीर जयंती है, पुण्यतिथि है, उस पर भी वो 2 लाख रुपए देते हैं। बहुत बढ़िया बात बताइए आपने। और चाय का प्रचार प्रसार करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम होता रहता है अलग से, तो वो काम करता है टी बोर्ड। हाँ, और सर ये कई बार क्या है, मैंने देखा कि अभी आपका एक फोटो मैं देख रहा था, नेपाल के अंदर जब आपको सम्मानित किया गया, जी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा 2021 का जब सम्मान आपको दिया गया, तो आपने वहां पे जो मौजूद वहां के जो मंत्रीगण थे, जी उनको आपने टी बोर्ड की तरफ से एक चाय का पैकेट भी जो उनको भेंट किया। जी जी, ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। इस परंपरा को लगता ऐसा है, हमारे CR चौधरी जी मंत्री जी कहते हैं कि मैं 5 साल मंत्री रहा, लेकिन एक चिमटी चाय मैंने नहीं देखी, और नानक दास जी को जब से बोर्ड में भेजा, हाँ जी, और ये पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी भारतीय चाय का प्रचार प्रसार करते हुए टी बोर्ड का स्पेशल गिफ्ट आइटम होता है, उसको वितरण किया है, गिफ्ट के रूप में दिया है। ये बहुत बड़ा एक मैंने मुहिम चलाई थी और मैंने दिया है। हाँ, और उसकी काफी पब्लिसिटी भी हुई, नेपाल के अंदर भी काफी आपके ऊपर फोटोग्राफ्स और काफी लेख भी आए उसको गिफ्ट करते हुए को। तो एक तरह की बहुत अच्छी, या हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए गर्व की बात है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए गर्व की बात है। थोड़ा सा बात को जारी रखेंगे नानक दास जी महाराज, हम थोड़ा जानकारी चाहेंगे कि जो ये आपका जो चाय का जो पौधा होता है जी, इसका आमतौर पे देखा गया है बीज से भी लगाते हैं और कटिंग से भी लगाया जाता है, लेकिन लगाने के पश्चात कुछ लोग कहते हैं कि इसकी उम्र 50 से 60 वर्ष होती है, कुछ लोग कहते हैं कुछ ऐसी वेराइटी है वो 100 साल भी जीती है, और लगभग लगाने के पश्चात 5 साल के पश्चात इसमें तोड़ाई की जा सकती है। तो आपके जो बागान है इनमें किस प्रकार से एक तोड़ाई होती है और कौन सी पत्तियों को तोड़ा जाता है? ऐसा है सर कि चाय की जो छोटे छोटे पौधे नर्सरी में तैयार करते हैं पहले। हाँ जी, और बहुत बढ़िया तरीके से तैयार जब हो जाता है तो इन पौधों को थोड़ी दूरी दूरी पर इनको लगाते हैं रोपित उस भाग में। हाँ जी, और फिर बरसात का पानी यहाँ गिरता है तो वो धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है। ये लगभग 2-2.5 साल 3 साल बाद में इसकी जो सबसे ऊपर की पत्ती होती है, जो कोंपड़े बोलते हैं, वो तोड़ना शुरू करते हैं। कोपले जो सबसे कोमल होती है, सबसे कोमल होती है और सबसे अच्छी कोंपला ही होती है चाय की पत्ती। अच्छा अच्छा। और जब पौधा बड़ा होता है तो लगभग 10 साल की उसकी उम्र होती है। 10 साल बाद में फिर वो पौधा बराबर देता नहीं है, इसलिए उसको काट देते हैं। अच्छा, और सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हम में से बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिला है कि वो चाय के बागान देख देख पाए हो, तो चाय की जब तुड़ाई होती है तो जो लोग हैं वो कैसे काम करते हैं, और साथ ही जो चाय के जो पौधे हैं, वो पेड़ हैं जो वो बड़े पेड़ के नीचे छाया में ही लगाए जाते हैं, ऐसे कहा जाता है। जी जी, चाय के पौधों को थोड़ी सी उनको छाया चाहिए, ज्यादा धूप नहीं चाहिए। अच्छा, तो इसीलिए चाय के बागान में बड़े बड़े पेड़ लगाते हैं। वो छायादार पेड़ होता है, धूप भी आती है और छाया भी रहती है। और चाय का पौधा जो होता है बड़ा ही सुंदर होता है, उसकी बहुत गहराई होती है पत्तियों की, बहुत ज्यादा। अच्छा, और चाय का बागान देखने के लिए एक बार जरूर जाना चाहिए। कहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन आसाम में, दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी में एक बार जा करके, और पर्यावरण की दृष्टि से जाके देखो, चाहे व्यापार की दृष्टि से देखो, वहां जाकर के देखो, उनका दर्शन करने से ही बड़ा आनंद आता है। बहुत सुंदर उनका बाग, चाय के बागान बेहद सुंदर दिखते हैं। कई बार हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो उसमें देखते हैं तो चाय के बागान बेहद सुंदर, उसमें गलियां होती है बराबर, उसमें गिलेरियां जगह रहती है घूमने जाने की, गलियां होती है, क्योंकि वो पठारी ऐसा, वो पठारी भाग जैसा है, वो एक तल ऊपर दूसरा तल नीचे, ऐसे ऐसे भागों में बंटा होता है। हाँ जी, तो फिर उसमें कटिंग होती है, तो बराबर कटिंग होती है। अभी जैसे सर्दी का मौसम था तो चाय के पौधों की कटिंग की गई। हाँ, तो कटिंग इस प्रकार से की गई जैसे आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई ऊपर चादर बिछा रखी है, बराबर समतल। हाँ, और लेबर काम करती है, बड़ी मेहनत उसमें, लेबर दिल लगा करके वो काम करती है लेबर। हाँ, कहा यह जाता है लगभग 1 मीटर की ऊंचाई तक उसकी वो मेंटेन करके रखते हैं ताकि तोड़ाई में आसानी हो। जी जी, वो रखते हैं 1 मीटर, लेकिन आधा मीटर में ही चलता है काम। तो आधा मीटर रखते हैं, ज्यादा रखने से फिर वो पौधा दूसरे टाइप का हो जाता है, पत्तियां बराबर आती नहीं है। ज्यादा जल्दी, जितनी जल्दी कटिंग होती रहेगी तो नई नई कोंपड़े फूटती अच्छा रहेगी। अच्छा,
और इसका पौधे की चौड़ाई भी लगभग 1 मीटर के दायरे में हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। वो तो जब बड़ा होने पर तो मिल जाता है ऐसे आपस में। वो यदि उसमें पगडंडी नहीं रखेंगे तो अंदर जा ही नहीं पाएंगे। अच्छा अच्छा। और कहा यह जाता है कि साहब चाय की जो खेती है उसमें आमतौर पे देखा यह गया है कि जो पाला होता है उससे नुकसान होता है, तो जहाँ पे पाला पड़े वहां पे इसको बचाना पड़ता है, या यहाँ पे उसकी खेती नहीं करते हैं? जी जी, पाला जहाँ पड़ता है तो वो खेती होती ही नहीं है, पौधा जड़ जाता है। हाँ हाँ। तो पौधे की जगह ऐसी, ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए सर। वो पहाड़ी पर ढलान में लगाते हैं तो पानी बहता हुआ उसको चाहिए। हाँ, रुका हुआ हाँ। पानी यदि मिल गया तो पौधा खत्म हो जाता है। आमतौर पे कहते हैं कि भाई इसको बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो 2 बार सप्ताह में, या फिर नॉर्मल सीजन में सप्ताह में 1 बार पानी दिया तो बहुत है। थोड़ी सी नमी बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। 2 इंच की जमीन अगर नमी है तो इसकी पैदावार अच्छी होती है। जी, इनकी जो मिट्टी होती है वो लेटराइट मिट्टी बोलते हैं, जो सबसे उपयुक्त होती है हाँ, हाँ। इसकी चाय के लिए, पौधों के लिए। और इसका जो और पीएच होता है आमतौर पे कहा जाता है कि थोड़ा एसिडिक होता है, एसिडिक 5.5 से 6.5 पीएच का होता है, बहुत बढ़िया रहती है ये मट्टी। जी जी जी, बिल्कुल अच्छी आ, मिट्टी होती है। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी साहब। चलते चलते आप हमारे दर्शक गणों को, हमारे श्रोताओं जी को क्या जी, संदेश देना चाहोगे सर? संदेश तो ये देना चाहेंगे कि भारत की चाय सबसे अच्छी है, और चाय पिए और मस्त जिए। ये तो है ही है, भारत का नारा है हमारे चाय बोर्ड की तरफ से। हाँ जी। और मैं सबसे मुख्य बात बताना चाहूंगा हमारे सभी दर्शकों को कि हमारे भारत की चाय को ही यूज करें, और अच्छी और उत्तम चाय यूज करें। चाहे वो भले ही महंगी हो, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहेगी, आपको थकान दूर करेगी, आपकी हार्ट की बीमारी को ठीक करेगी, डायबिटीज को ठीक करेगी, कई सारी बीमारी। जैसे कोरोना काल में WHO ने तो ये स्वीकार किया है कि चाय पीने से कोरोना होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे उत्तम पेय पदार्थ के रूप में इसको, चाय को माना है, तो बहुत ही अच्छा है। और सब लोग मिलजुल कर रहें और देश की एकता अखंडता के लिए हम काम करें। और चाय का निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आप जो है चाय का जो बागानों का निरीक्षण करें, देखें। चाय को बढ़ावा देने के लिए चाय का जो उत्पादन बढ़ाएंगे तो खरीदेंगे तो अच्छा, इसको भारत को आज भी होगी। और सर ये अभी टी बोर्ड के साथ मिलकर, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक आप प्रोग्राम का आयोजन भी दिल्ली में करने वाले हैं। जी जी, अभी टी बोर्ड हमारे सदगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान बड़ी खाटू कबीर मठ भारत की ओर संयुक्त तत्वाधान में एक कबीर महोत्सव का कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में। अच्छा। तो 504वां संत कबीर महापरिनिर्वाण महोत्सव पर होगा। और इसमें हमारे देश में जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में, नशा मुक्ति में, समाज सुधार में, गरीब बच्चों को शिक्षा दीक्षा संस्कार के लिए, तो उन सभी को कबीर दर्शन यानी कबीर मान करके उनका विशेष कबीर अवार्ड से सम्मान करेंगे। बहुत बढ़िया बात कही ताकि साहब आपने। जी और अब समय आ गया है, करते हैं आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर। जी जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम।